हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस की क्लास में एक बार फिर से। आज हम लेके आए हैं आपके लिए थर्ड लेसन आनुवंशिकी। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में अपन क्या पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं आनुवंशिकी क्या होता है। तो देखिए आनुवंशिकी का मतलब क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें लक्षणों की वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब जीव विज्ञान की यह वह शाखा है जिसमें हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि आपने कभी नोट किया होगा किसी की आंखें अपने दादाजी से मिलती है, किसी का नाक मिलता है या नाना से मिलता है, तो वो सब क्या है, एक आनुवंशिकी। और वो सब होता है जीन की वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। इसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या है इसके। सबसे पहले आता है आनुवंशिकी लक्षण। सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण स्थानांतरित होते हैं उसे आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। वंशागति क्या है देखिए। आनुवंशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति में संचरण ही वंशागति कहलाता है। आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं, उसे ही वंशागति कहते हैं। वंशागति शब्द स्पेंसर ने दिया था। स्पेंसर एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने वंशागति का यह नाम दिया था। अब बात करते हैं आनुवंशिकी की। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। अब देखिए आनुवंशिकी पर जो सबसे ठोस जो प्रैक्टिकल किया था वो थे मेंडल। देखिए मेंडलवाद क्या है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने ही सर्वप्रथम पादपों में आनुवंशिकी के नियमों का पालन किया था। मेंडल ने ही सर्वप्रथम क्या किया था, पादपों में आनुवंशिकी के नियमों का पालन। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था और आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे बेटसन। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। मुख्य रूप से आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं जो सजीवों में लैंगिक क्रिया के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं, वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। वंशागति वो होती है जिसमें एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में दिखाई दे, वो वंशागति होती है। और आनुवंशिकी क्या है, जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकताओं की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। और मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग। अब हम बात करते हैं उद्यान मटर पादप के चयन के कारण। अब जो मेंडल ने आनुवंशिकी का अध्ययन किया था उसके लिए मटर का पौधा चुना था, और उसका कारण क्या था, उन्होंने वो ही पौधा क्यों चुना, चलिए देखते हैं क्या खास बात रही होगी। देखिए मटर का जो पौधा है वो एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में ही अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव है मटर के पौधे से, इसलिए उन्होंने ये मटर का पौधा चुना। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण देखिए, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्व परागण की सहायता के समयुग्मजी पादप अर्थात शुद्ध पादप सरलता से प्राप्त करना संभव है। मतलब ये द्विलिंगी होने के बाद भी स्व परागण कर सकता है, इसलिए इसका चयन किया गया। तीसरा पॉइंट देखिए, विपुंसन के द्वारा कृत्रिम परागण भी संभव है। विपुंसन के द्वारा कृत्रिम पर परागण भी इसमें कराना संभव है। और चौथा पॉइंट क्या है, मटर जिसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सेटाइवम के पादप में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के युग्म पाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। ये इसके मुख्य कारण थे। अब हम बात करते हैं मटर के पादप के 7 विपर्यासी लक्षण कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला लक्षण इन्होंने देखा कि उसमें पादप की लंबाई को 2 भागों में बांटा गया। एक तो प्रभावी लक्षण और एक था अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण में लिया गया था लंबापन और अप्रभावी लक्षण में लिया था बोनापन। ये थे पादप की लंबाई के। दूसरा है फली का रंग भी 2 प्रकार से लिया गया। प्रभावी लक्षण में लिया हरा और अप्रभावी लक्षण में लिया गया पीला। अगर प्रभाव दिखा तो हरा रंग आएगा, अगर प्रभाव नहीं दिखा तो पीला रंग होगा। तीसरा था फली की आकृति। प्रभावी लक्षण में फली की जो आकृति होती है वो फूली हुई रहती है और अप्रभावी में पिचकी हुई रहती है।
और एक लिया था उन्होंने बीज का रंग। बीज का रंग में देखिए प्रभावी लक्षण में पीला हो जाएगा और अप्रभावी में वो हरा रहेगा। फिर लिया बीज की आकृति। बीज की आकृति में प्रभावी लक्षण अगर शो होगा तो वो गोल रहेगा और यदि अप्रभावी लक्षण होगा तो झुर्रीदार रहेगा। अगला जो उन्होंने लिया लक्षण वो था पुष्प का रंग। प्रभावी लक्षण में पुष्प का रंग बैंगनी दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण में श्वेत। अगला जो लक्षण लिया वो था पुष्प की स्थिति। प्रभावी लक्षण में पुष्प की स्थिति अक्षीय होती है और अप्रभावी लक्षण में अग्रस्त होती है। ये मुख्य रूप से 7 उन्होंने लक्षण उसमें देखे मटर के पौधे में, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। विपर्यासी लक्षण थे सभी। अब बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण क्या रहे देखिए। एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना। एक समय में उन्होंने एक ही वंशागति का अध्ययन किया, ज़्यादा पे जोर नहीं दिया। संकरण के प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। सांख्यिकी रूप में पूरे सब का उन्होंने सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। अपने प्रयोग में उचित पादप अर्थात उद्यान मटर पादप का चयन किया। सबसे बेस्ट जो पादप था उद्यान मटर, उसका उन्होंने चयन किया। अब देखिए मेंडलवाद की पुनर्खोजकर्ता कौन है। देखिए ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेरमेक। इन 3 वैज्ञानिकों ने सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की, जिसे नव मेंडलवाद कहा गया है। अब बात करते हैं आनुवांशिकी शब्दावली। देखिए जीन। जीन क्या देखिए, वह कारक जो सजीवों में किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहा जाता है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था। देखिए जीन क्या होता है, सभी जीन जो होते हैं वो प्राय डीएनए की बनी होती है, डीएनए से बनते हैं। डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें आनुवांशिकी कूट निहित रहता है जीन कहलाता है। जीन के मुख्यतः 2 कार्य होते हैं, ध्यान रखना। पहला आनुवांशिकी संकेतों को धारण करना और दूसरा द्विगुणन द्वारा जीव के प्रजनन को संभव करना। ये मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं जीन के। और जॉनसन ने सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग किया था वो 1909 में किया था। अब देखिए संरचना कैसे होती है। संरचना जो है जीन की वो जैसा कि आपको इसमें बताया गया है चित्र के अंदर, ये संरचना है। डीएनए और आरएनए का मिक्सचर जो होता है इसमें ये होता है, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं। ये संरचना होगी इसकी। अब बात करते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी क्या होता है। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्प कहा जाता है। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले और उनको 2 भागों में बांट दिया जाए वही युग्म विकल्पी कहलाता है। उदाहरण देख सकते हो आप, पौधे की ऊंचाई के लक्षण जो होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है युग्म विकल्पी के रूप में। पहला होता है प्रभावी लक्षण और दूसरा अप्रभावी लक्षण। प्रभावी में हम लेंगे लंबापन और अप्रभावी में लेंगे हम बौनापन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं युग्म विकल्पी क्या है, एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विकल्प यदि हम रख दें तो वो युग्म विकल्पी कहलाता है। और जीन आप समझते हो वह कारक जो सजीवों में किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहा जाता है। संरचना आपको चित्र में दिखा दी गई। अब बात करते हैं आगे समयुग्मनजी। समयुग्मनजी क्या होता है, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो उसे समयुग्मनजी कहा जाता है। जैसे कि कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी है, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। मतलब जो युग्म विकल्पी में जो हमने 2 विकल्प लिए थे अगर दोनों ही समान है तो वो समयुग्मनजी कहलाता है। विषम युग्मनजी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे विषम युग्मनजी कहा जाता है। जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये होंगे विषम युग्मनजी। दोनों में अलग अलग शो हो रहा है। अब बात करते हैं लक्षण प्रारूप। किसी सजीव की बाह्य रचना को ही लक्षण प्रारूप कहा जाता है। मतलब बाहर से वो दिखने में कैसा है, कैसे उसके लक्षण है दिखने में। जैसे कि हम बात करें शुद्ध लंबा तो कैपिटल टी दोनों, अशुद्ध लंबा में होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और शुद्ध बोना होगा
स्मॉल टी। बात करें जीन प्रारूप क्या होता है, किसी सजीव की आनुवांशिक रचना को जीन प्रारूप कहा जाता है। किसी सजीव की आनुवांशिक रचना को जीन प्रारूप कहा जाता है। जैसे कि शुद्ध लंबा होगा टी, कैपिटल टी होंगे दोनों। अशुद्ध लंबा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और शुद्ध बोना होगा स्मॉल टी। तो वो कहलाते हैं जीन प्रारूप। बात कर ली अपन ने जीन प्रारूप की। अब देखिए एक बार आप वापस रिवाइज कर सकते हो इसको। समयुग्मनजी क्या होता है, जिसमें समान युग्म दिखाई दे सभी के, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। विषम युग्मजी जिसमें कि उसी लक्षण के अलग अलग रूप दिखाई दे, जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। और लक्षण प्रारूप जिसमें बाह्य लक्षण सजीव की बाह्य रचना के लक्षण के रूप में देखा जाता है, तो जैसे कि शुद्ध लंबा हो गया, शुद्ध बोना हो गया, अशुद्ध लंबा हो गया। ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं लक्षण प्रारूप। और जीन प्रारूप क्या होता है, किसी सजीव की आनुवांशिक रचना को जीन प्रारूप कहा जाता है। वही बात हो गई शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बोना। आगे देखिए जनक पीढ़ी क्या होती है। संतति को प्राप्त करने के लिए जिन पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहा जाता है। जनक पीढ़ी जिस पीढ़ी से कोई संतान प्राप्त की जाती है वही जनक पीढ़ी कहलाती है। F1 व F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी क्या होती है, देखिए जनकों के मध्य संकरण से प्राप्त पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहा जाता है। मतलब डायरेक्टली जनक से जो प्राप्त होती है उसे F1 पीढ़ी कहा जाता है। और F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य संकरण से प्राप्त होने वाली पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहा जाता है। जनकों से जो प्राप्त पीढ़ी होती है उसे F1 पीढ़ी कहते हैं, और F1 पीढ़ी से जो प्राप्त होती है उसे F2 पीढ़ी कहा जाता है। प्रभावी लक्षण क्या है, देखिए इनके। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट कर पाता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे कि लंबेपन का लक्षण, अशुद्ध लंबा होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, वो अपने आप को शो कर जाता है। एक होता है अप्रभावी लक्षण, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे कि बोनेपन का लक्षण, शुद्ध लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए बोनेपन, अब इसमें बोना, ये शुद्ध लंबा भी नहीं है इसलिए हम इसको बोना नहीं कह सकते, और ये शुद्ध लंबा भी नहीं है तो हम इसको पूर्ण रूप से शुद्ध लंबा भी नहीं कह सकते। इसलिए जो बोना इसमें पार्ट है वो खुद को प्रकट नहीं कर पाता है, इसलिए ये अप्रभावी लक्षण कहलाता है।